बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अध्ययन के दौरान एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम जो मैटर दे रहे हैं वो बहुत ही वाइड मैटर दे रहे हैं, इसलिए आप कोई भूल ना करेंगे और इसका कंप्लीट अध्ययन करते रहेंगे। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय दें तो सबसे पहले चीज़, हमने वैसे तो इसकी ऑलरेडी व्याख्या कर रखी है, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा और आसान बताना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कि संविधान नियमों का समूह है। क्या है? नियमों का समूह है। क्लियर? अब ये देखिए, संविधान नियमों का समूह है। एक तो आपने ये जान लिया। फिर आप कहेंगे कि इन्हीं नियमों के समूह से, ठीक है, सरकार जनता पर शासन करती है, शासन करती है। क्लियर? देखिए, दो बातें आ रही हैं कि संविधान क्या है। आप कहोगे कि सर नियमों का समूह है, ठीक। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि इन्हीं नियमों के समूह के द्वारा सरकार जनता पर शासन करती है और जनता सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा करती है। फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? सरकार के विरुद्ध है या स्टेट के विरुद्ध है। और इसी मौलिक अधिकार के द्वारा हम करते क्या हैं? हम नागरिक करते क्या हैं? अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है ना? तो आप ये चीज़ आप जान गए हैं कि संविधान क्या है? नियमों का समूह है और नियमों के इस समूह के द्वारा सरकारें जनता पर शासन करती हैं और जनता अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको देखना है कि जो हमारा मूल भारतीय संविधान है, ठीक है, अब ये जो मूल भारतीय संविधान है, इसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं? आप कहोगे कि सर इसमें 395 आर्टिकल्स थे मूल संविधान में। 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, जिसे संशोधन करके क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। जैसे जो भाग 4 था, इसमें क्या किया गया? भाग 4 में 4A जोड़ा गया, ठीक। और इसके साथ भाग 9 में क्या जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और भाग 14 में क्या जोड़ा जा रहा है? आप कहेंगे इसमें भाग 14A जोड़ा गया। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि भारतीय संविधान मूल रूप से इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया ना? 395 हैं मूल संविधान में, 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के द्वारा ये पोर्शन जोड़े गए हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक चीज़ और है
हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन आज कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर भी आप बढ़ा दीजिएगा कि मूल भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे। आज कितने हो गए हैं? बस आप इतना ही लिखना है, आपको आगे नहीं जाना है, क्योंकि अभी वो एक्ट में नहीं बदले हैं। 448 है। क्लियर? और अब हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ये जो भाग हैं किस भाग में क्या जानकारी दी गई है। तो आइए हम लोग करते हैं मेहनत और जानते हैं क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाग ए क्या है। क्लियर? तो देखिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम सूचना दे पाएं। तो अगर आपसे पूछा जाता है पार्ट 1 में या भाग 1 में क्या है, तो आप कहेंगे संघ और उसका क्षेत्र बताया गया है। संघ मतलब जो भारत संघ है और उसका, ठीक है, क्षेत्र बताया गया है। फिर ये देखिए भाग 2 है, इसमें नागरिकता या सिटीजनशिप दी गई है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट है। भाग 4 अगर पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे कि सर नीति निर्देश हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, अर्थात राज्यों के लिए कुछ नीतियों का निर्देश दिया गया है कि राज्य चाहें तो ये नीतियां बना सकते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि भाग 4A 4A में क्या है, आप कहेंगे सर ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, फिर भाग 5 आएगा। तो भाग 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं। संघ की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की विधायी शक्ति बताई गई है, लेजिस्लेटिव पावर्स बताया गया है, विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर बताया गया है। न्यायपालिका की चर्चा की गई है। ठीक है, मतलब जुडिशरी सिस्टम को भी यहाँ बताया गया है। और एक चीज़ और बताया गया है, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एवं लेखा परीक्षक का भी विवरण दिया गया है। ठीक, इतनी चीज़ें कहाँ हैं, भाग 5 में हैं। भाग 6 में क्या है, तो बच्चों जो भाग 6 है इसमें राज्य सरकारों की व्याख्या की गई है। अब भाग 7 इसे निरस्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इससे निरस्त कर दिया गया। संशोधन 7 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन को बताया गया है। अभी मैं लिख रहा हूं।
आइए देखते हैं भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का विवरण दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है और भाग 9A में नगर पालिकाओं का विवरण दिया गया है। ठीक, फिर भाग 9B में सहकारी समितियों का विवरण है। सहकारी समितियों का विवरण दिया गया है। भाग 10 में क्या है, तो आप कहेंगे भाग 10 में है SC/ST क्षेत्र। फिर इसके बाद भाग 11 आता है। तो भाग 11 में क्या है, आप कहेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशन। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध यहां बताए गए हैं। ठीक है। भाग 12 में क्या है, आप बोलोगे कि वित्त संपत्ति और ऋण। संपत्ति एवं ऋण के विधान दिए गए हैं। ठीक है। भाग 13 में क्या है, आप बोलोगे कि सर भारत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, मतलब भारत के आंतरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विवरण दिया गया है। क्लियर। और भाग 14 में क्या है, तो आप बोलोगे कि सर भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीनस्थ सेवाएं हैं। तो संघ एवं राज्यों की अधीनस्थ सेवाएं मतलब सबऑर्डिनेट सर्विसेज का उल्लेख है। और भाग 14A में न्यायाधिकरण बनाने की बात बताई गई है। न्यायाधिकरण की बात की गई है। भाग 15 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें चुनाव और चुनाव आयोग का विवरण दिया गया है। भाग 16 में SC/ST का विवरण दिया गया है। तो भाग 16 SC/ST के लिए उपबंध दिए गए हैं। ठीक। भाग 17 की बात करते हैं। तो बच्चों जो भाग 17 है इसमें क्या है, संघ की राज की भाषा का विवरण किया गया है। राज की भाषा का विवरण दिया गया है। और इसके अतिरिक्त भाग 18 आता है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन है या आपातकालीन प्राविधान है। प्राविधान या इमरजेंसी प्रोविजन है। भाग 19 में क्या है, आप कहेंगे कि सर इसमें प्रकीर्णक शक्तियां हैं। ठीक है। कौन सी शक्ति है, प्रकीर्ण शक्तियों का उल्लेख है। क्लियर। प्रकीर्ण शक्तियां आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कहिएगा राष्ट्रपति और राज्यपालों, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख को संरक्षण दिया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां कैसे होंगी और उसकी क्या योग्यता है।
क्या योग्यता होगी। अब भाग 20 की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए जो भाग 20 है इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे कि सर संविधान संशोधन की बातें की गई हैं, ठीक है। और भाग 21 में क्या है, आप कहोगे कि सर इसमें अस्थायी व्यवस्थाएं दी गई थी हैं और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 लाया गया था। महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अतिरिक्त असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा इत्यादि के लिए, सिक्किम के लिए क्या दिया गया है, विशेष प्रोविजन किया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। तो देखिए ये हमने कोशिश किया और ये मैटर आपके बीच में आ चुका है। इसमें आपको जो याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, वो भी हम आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो आप याद रखिएगा कि आप बता रहे हैं, आप उसको निशान लगा लीजिए। देखिए एक तो आप भाग 18 याद रखिएगा, 17 याद रखिएगा, 16 याद रखिएगा, 15 याद रखिएगा। इसके बाद आप सीधे आ जाएंगे भाग 9A, फिर इसके बाद भाग 8, फिर भाग 6 आ जाएंगे, भाग 5, 4A, 4 और 1, 2, 3, ठीक है। इतना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, वो क्या है कि हम अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं। तो अनुसूचियां क्या हैं, आप कहेंगे जिसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है, उन्हें अनुसूचियां कहते हैं, ठीक है। तो अनुसूचियां मूल रूप में कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, आप कहोगे सर 12। तो आप पहली अनुसूची में क्या है, आप कहेंगे सर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की व्याख्या की गई है, ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की व्याख्या हुई है यहाँ। फिर अनुसूची 2 में क्या है, आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं, मतलब लिस्ट ऑफ सैलरी है। ये किसकी किसकी है, राष्ट्रपति की है, राज्यपालों की है और न्यायाधीशों की है, ठीक है। ये वेतन और भत्ते बताए गए हैं, या आप सीधे सीधे कर दीजिएगा लिस्ट ऑफ सैलरी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है, 3 राष्ट्रपति ये उतार दिया, फिर राज्यपाल मतलब गवर्नर उतार दिया, फिर ये न्यायाधीश उतार दिया और ये कह दिया कि इसमें इनकी शपथ का उल्लेख है, कौन कैसी शपथ लेगा इसका उल्लेख है, ठीक है। 4 में क्या है, राज्यसभा में किस राज्य का क्या प्रतिनिधित्व होगा, राज्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा यह बताया गया है, ठीक है। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, कि ठीक है। फिर हम बता रहे हैं आपको 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति,
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण दिया गया है। ठीक है। और अनुसूची 6 में क्या है? आप कहेंगे असम है, मेघालय है और मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन सभी के, ठीक है, जो जनजाति क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रशासन कैसे होगा यह उल्लेखित किया गया है। ठीक है। और 7वें में 3 सूची दी गई है। एक केंद्रीय सूची या सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों को इन्होंने केंद्र को सौंपा है। अब प्रश्न आता है कि केंद्रीय सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आप कहेंगे कि सर 97 है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि 92A के द्वारा समाचार पत्रों के अतिरिक्त जितने भी माल होंगे उसके क्रय विक्रय पर टैक्स लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। मतलब समाचार पत्रों के अतिरिक्त जितनी भी माल होगा, गुड्स होगा, उसके क्रय और विक्रय पर टैक्स कौन आरोपित करेगा? आप कहोगे कि सर वो केंद्र सरकार ही आरोपित कर सकती है। फिर इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जानना है, 92B। अब ये 92B क्या कहता है? कह रहा है कि माल के परिक्षेपण पर, ठीक है, माल परिक्षेण या आने जाने पर जो कर लगेगा वह कर भी केंद्र सरकार लगाएगी। 92C के द्वारा सर्विस टैक्स या सेवा कर को लागू किया गया है और इसके लिए 28वां संशोधन किया गया है। ठीक है। देखिए 92B के द्वारा माल परिक्षेण पर कर लगाया गया है, 92 के द्वारा सेवा कर लगाया गया है और इसके लिए 88 संशोधन लाया गया था। ठीक है। जबकि आपको याद क्या रखना है कि 92A, आर्टिकल 92A के द्वारा समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य जितनी भी वस्तुएं होंगी उन सब पर कर लगाने का, विक्रय कर लगाने का अधिकार किसको होगा? आप कहेंगे विक्रय कर या क्रय विक्रय पर कर। ठीक है। फिर से समझिएगा, समाचार पत्रों के अतिरिक्त माल के क्रय या विक्रय पर जो कर लगाएगी वह केंद्र सरकार ही लगाएगी। राज्य सूची का जहाँ तक बात आती है इसमें कुल 66 विषय हैं। समवर्ती सूची की जहाँ तक बात आती है, देखिए समवर्ती सूची में थे कुल 47, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आज पूरा का पूरा न्याय प्रशासन यह समवर्ती सूची में आने लगा है। दूसरा वन समवर्ती सूची में है, वन जीव जंतु भी यह समवर्ती सूची में है। मतलब समवर्ती सूची में वही विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा भी अब समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। ठीक है। अब हमारे सामने आता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है। आप कहोगे कि सर 8वीं अनुसूची में
भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची किसकी बात कर रही है? आप कहेंगे कि सर भाषा की बात करती है। तो मूल जो हमारा संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? आप कहोगे कि सर 14 भाषा थी, लेकिन आज कितनी हो गई? आप कहोगे 22 हो गई। अब इन भाषाओं को हम लोग जब पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, राजभाषा, ठीक है, वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो राजभाषा का जो पोर्शन है वो कहाँ है? भाग 17 जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फिर 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में क्या है? आप कहेंगे कि सर पंचायतों के लिए व्यवस्था दी गई है और पंचायतों में 29 विषय बताए गए हैं कि 29 विषय पर पंचायतें, ठीक है, शासन करेंगे। 12वीं में क्या है? 9वीं के बाद 10वीं आएगा। ठीक है, तो 10वीं क्या है? इसमें एंटी डिफेक्शन बिल है, या आप कह सकते हैं दल बदल विरोधी कानून है यहाँ। ठीक है, और अब 11वीं में हम देखेंगे तो 11वीं क्या है? ठीक है, ये हमने भूल से लिख दिया, इसे आप सही करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। 9वीं में क्या है? तो आप कहोगे कि सर 9वीं में भूमि सुधार है। 9वीं में भूमि सुधार संबंधी कानून है, ठीक है। 10वीं में ये ठीक है, दल बदल है। 11वीं में क्या है? पंचायतों पर है, और पंचायतें 29 विषयों पर प्रशासन कर सकती हैं। और 12वीं में क्या है? आप कहोगे कि सर शहरी और स्थानीय निकाय है। शहरी और स्थानीय निकायों के प्रशासन का विवरण दिया गया है। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने 9वीं अनुसूची के बारे में भूल से लिख दिया था पंचायत। आप याद रखेंगे कि भूमि सुधार संबंधी कानून इसी में दिए गए हैं। ठीक है, और आज के बाद हम लोग अब कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि अब हम लोग मुख्य धारा में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य धारा में आने से पहले हमें पढ़ना होगा प्रस्तावना। ठीक है, और अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है, और वो है कि हम लोग प्रस्तावना का सबसे पहली चीज़ अर्थ समझेंगे। लेकिन आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।